नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं अवधेश, उत्तराखंड प्राइम आप देख रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं मुख्यमंत्री की। सीएम पुष्कर सिंह धामी अभी दिल्ली से लौटे हैं और इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने अफसरों के पेच कसने शुरू कर दिए। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को सख्त हिदायत दी है कि उनका फोकस राज्य के विकास पर होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो न तो वो खुद सोएंगे और न ही अफसरों को चैन से सोने देंगे। वाला हूं, बिल्कुल पारदर्शिता के आधार पर काम करेंगे। अगर किसी जांच की आवश्यकता पड़ेगी तो जांच भी करेंगे। दिल्ली से लौटते ही सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अफसरों की क्लास लेनी शुरू कर दी है। सीएम धामी ने अधिकारियों को साफ संदेश दिया है, अगर राज्य के विकास पर फोकस नहीं हुआ तो ना वो खुद सोएंगे, ना ही अफसरों को चैन से सोने देंगे। आपकी सरकार समाधान का मंत्र, सरलीकरण का मंत्र और निस्तारीकरण के मंत्र के आधार पर काम करेगी। अभी मैंने 2 दिन पहले अधिकारियों से कहा है कि अब न मैं सोने वाला हूं, न मैं आपको सोने दूंगा। सीएम पुष्कर धामी ने अधिकारियों को सख्त लहजे में चेतावनी दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि काम करने का समय है, इसलिए सभी का ध्यान इस समय सिर्फ राज्य के विकास पर होना चाहिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली से लौटते ही अधिकारियों को सख्त हिदायत दे दी है कि वो अपने काम में जुट जाएं, जनता के काम को वरीयता दें, वक्त पर काम पूरा करें। सीएम ने बीजेपी स्थापना दिवस के मौके पर अधिकारियों को कह दिया है कि ना मैं सोऊंगा और ना ही सोने दूंगा, यानी कि साफ संदेश है कि अधिकारियों को अब सख्ती से काम करना होगा और वक्त पर सभी फाइलों का निवारण भी करना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है, इसलिए करप्शन बर्दाश्त नहीं होगा। कोई भी विवादित मामला होगा, मैंने कहा है कि हमारी सरकार पूरी पारदर्शिता के साथ काम करेगी, पूरी मितव्ययता के साथ काम करेगी और समयबद्ध तरीके से करेगी। मुख्यमंत्री का संदेश अधिकारियों की समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा, मगर बड़ा सवाल ये है, क्या ब्यूरोक्रेसी लीडरशिप की बातों को गंभीरता से लेगी? पहाड़ पर अक्सर होता यही है, अधिकारी ना जनप्रतिनिधियों की सुनते हैं, ना ही मंत्रियों की बात को गंभीरता से लेते हैं। जो सरकार के मंत्री खुद भी कई बार कह चुके हैं। अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री की चेतावनी का अधिकारियों पर कितना असर होता है। हालांकि इससे पहले भी उत्तराखंड में भाजपा की सरकार थी और उस वक्त जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने भी ये अधिकारियों को कड़े संदेश दिए थे कि वो वक्त पर काम पूरा करें, अपने काम में पारदर्शिता लाएं और किसी भी तरह का भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाए। फिलहाल अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के इस बयान का या इस निर्देश का अधिकारी कितना पालन करते हैं और काम में कितनी तेजी लाते हैं। देहरादून से अपने सहयोगी निशांत चौहान के साथ पंकज राणा, एबीपी गंगा। उत्तराखंड में खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग एक बार फिर सवालों में है। दरअसल बड़कोट में खराब चावल मिलने की शिकायत के मामले में जांच करवाई जा रही है, मगर जिस कमेटी से जांच करवाई जा रही है वो खुद ही सवालों के घेरे में है। विकासनगर के जिस सरकारी गोदाम से राशन की सप्लाई मामले में जांच चल रही है, जांच कमेटी में उसी गोदाम के इंचार्ज को भी शामिल किया गया। ऐसे में सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि क्या निष्पक्ष जांच हो पाएगी। खाद्य मंत्री रेखा आर्य से जब इस बारे में पूछा गया तो उनका कहना है कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। रेखा आर्य ने कहा कि वो इस मामले में सख्त एक्शन लेंगी और खाद्य सचिव को दोबारा जांच के निर्देश देने की बात कह रही है। बहुत गंभीर अपराध है। यदि चावल में कीड़े निकले हैं तो ये हमारे खाद्य आपूर्ति अधिकारी की जिम्मेदारी बनती है कि इस पर तुरंत एक्शन ले, गोदाम की पूरी तरीके से गोदाम को चेक करे, कोई ऐसा अभी भी स्टोर में ऐसा कोई सामान हमारा रखा तो नहीं है। और यदि जब शिकायत थी तो शिकायत जिन लोगों के ऊपर शिकायत बनाई गई थी उन्हीं को यदि जांच अधिकारी बना दिया गया है तो ये पूर्णतः गलत है और इस जांच का कोई अर्थ नहीं रह जाता। विकासनगर के लोहारी गांव में प्रशासन के फरमान ने ग्रामीणों की नींद उड़ा दी है। दरअसल प्रशासन का आदेश है कि ग्रामीण 48 घंटे के भीतर गांव और घर खाली कर दें। इसके लिए ग्रामीणों को नोटिस भेजा गया है, मगर ग्रामीणों ने साफ कर दिया है कि वो अपने घर किसी कीमत पर खाली नहीं करेंगे। ग्रामीणों का कहना है कि उनके साथ परिवार के महिलाएं और छोटे बच्चे हैं, वो घर खाली कर उन्हें कहां लेकर जाएंगे। ये गांव व्यासी जल विद्युत परियोजना क्षेत्र में आता है। मुआवजे को लेकर ग्रामीणों का प्रशासन के साथ विवाद चल रहा है। प्रशासन ने अभी तक जमीन खाली नहीं।
जाएंगे? हमारे छोटे छोटे बच्चे वहाँ आप लोगों को हवाले करेंगे। हमारा गाँव घर बसा रहे वो ठीक है, ठीक है। आज हमारे घर नहीं रहेगा, हम कहाँ जाएंगे फिर? घर छोड़ ये साथी पार्टी छोड़ के क्या नहीं करा हमने? क्या उस चौहान जी को हमने वोट नहीं दिए थे? हैं 10 से 25 साल पहले हमने उसी चौहान को वोट दे रखे। भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस पर देहरादून में भाजपा महानगर कार्यालय पर कार्यक्रम हुआ और इस कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि भाजपा सरकार प्रदेश के विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी। का चुनाव अभियान में यहाँ पर बहुत बड़ा योगदान रहा है। उनके मार्गदर्शन में और उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनी है और ये सरकार निश्चित रूप से हमारे उत्तराखंड के सपनों को साकार करने वाली सरकार होगी, उत्तराखंड को आगे बढ़ाने वाली सरकार होगी। उसके लिए मैंने मार्गदर्शन भी लिया है और कुछ उत्तराखंड के जो हमारे मुद्दे हैं, जो मुद्दों पर आगे काम होना है, आगे बहुत सारे विकास की चीज़ें हैं, उन सभी के लिए मैंने अनुरोध भी किया है। भाजपा के स्थापना दिवस पर प्रदेश भर में कार्यक्रम करवाए गए। इस मौके पर अल्मोड़ा और मसूरी में भी कार्यक्रम आयोजित हुए। कार्यक्रम के दौरान भाजपा नेताओं ने कार्यकर्ताओं के सामने अपने विचार रखे। तो भाजपा का स्थापना दिवस और इस मौके पर प्रदेश भर में कार्यक्रम हो रहे हैं। 2 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, अल्मोड़ा और मसूरी, जहां पर स्थापना दिवस मनाया गया और पार्टी के सिद्धांतों के बारे में चर्चा की गई। स्थापित करने वाले, दिशा देने वाले उत्तराखंड के सरकारी अस्पतालों में कोविड महामारी के दौरान करीब 2100 नर्सिंग स्टाफ, लैब टेक्नीशियन, वार्ड बॉय, डाटा एंट्री ऑपरेटर, ड्राइवर रखे गए थे। कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम होने के चलते सभी को नौकरी से हटा दिया गया। नाराज कर्मचारी लगातार धरना दे रहे हैं। देहरादून के दून अस्पताल के बाहर 12 दिनों से धरना जारी है। नौकरी पर रखे गए कर्मियों की मांग है कि उनकी सेवाओं को जारी रखा जाए। उधर रुद्रप्रयाग में बेरोजगार युवा धरना दे रहे हैं। कोरोना महामारी के दौरान 42 युवाओं को नौकरी पर रखा गया था। कार तो भी यही बोल रही है कि मतलब हमने आपको जो कॉन्ट्रैक्ट पे रखा था वो लिख के दिया था, ठीक है। तो मगर ये है कि हमें कॉन्ट्रैक्ट पे लिख के दिया गया था, ये सच है। मगर ये है कि यहाँ पे जो वैकेंसी है तो हमें ये भी बोला गया था कि हमें वरीयता दी जाएगी, मगर अभी ये है कि हमें वरीयता नहीं दी जा रही है। हल्द्वानी में पानी को लेकर हुए विवाद में एक गर्भवती महिला की जान चली गई। बताया जा रहा है कि गर्भवती महिला को 3 मंजिला छत से नीचे फेंक दिया था। इससे महिला की मौत हो गई। पुलिस ने मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक आरोपी की तलाश की जा रही है। विवाद जो है दिन में एक छोटी सी घटना से शुरू हुआ, जिसमें आपका भगवान देवी द्वारा जो आरोप लगाए गए उसको लेकर के शाम को ये झगड़ा बढ़ गया और उसी पे जो है ये हत्याकांड हुआ है और इसमें बाकी की जांच में तथ्य सामने आए। और सैलानियों के लिए अच्छी खबर है। फूलों की घाटी को 1 जून से सैलानियों के लिए खोल दिया जाएगा। फूलों की घाटी को खोलने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। रास्तों की मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया है। हाल ही में फूलों की घाटी रेंज से वन विभाग की टीम वापस लौटी है और अभी कई जगह पर बड़े बड़े हिमखंड जमे हुए हैं, जिन्हें काटकर रास्ता बनाया जाएगा। तो 1 जून से फूलों की घाटी को खोल दिया जाएगा सैलानियों के लिए और इसी लिहाज से अब तैयारियां शुरू हो गई। देखिए ये तस्वीर है और फूलों की घाटी जो दुनिया भर के लिए आकर्षण का केंद्र है, 1 जून से इसे पर्यटकों के लिए खोला जाएगा। 3 मई से 4 धाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है और सबसे पहले 3 मई को 11:15 बजे गंगोत्री धाम के कपाट खुलेंगे। प्रशासन और मंदिर समिति की तरफ से यात्रा की तैयारियां तेज कर दी गई। गंगोत्री से विधायक सुरेश चौहान ने अधिकारियों के साथ व्यवस्थाओं को पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उधर उत्तरकाशी दौरे पर पहुंचे राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा कि यात्रा की तैयारियां ऐसी हों कि तीर्थयात्री सुखद हिसाब के साथ घर वापस लौटे। यात्रा शुरुआत होने वाली है और मुझे लग रहा है कि इस समय यात्रा का जो है बहुत बड़ा जो मतलब जन सैलाब जो है इस समय हमारे चारों धाम में दिखेगा और इस संबंध में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश स्तर पर बैठक ले ली है। वहाँ पे भी बिंदु है और आज हम गंगोत्री विधानसभा पर जिलाधिकारी जी इस बैठक को ले रहे हैं और इस बात को क्योंकि मैंने साफ कहा कि तत्काल कि कैसे हमारी यात्रा अच्छी हो, हमारे जो तमाम तीर्थाटन पर्यटन जो यहाँ पर आए उनको अच्छा संदेश जाए, उनको कोई असुविधा ना हो। आने वाला जो टूरिस्ट सीजन है, जो 4 धाम की जो यात्रा शुरू हो जाएगी, उसके अंदर में एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस
और पूरी पब्लिक मिलकर हम जितने भी अतिथि आएंगे उनको एक ऐसा मैसेज देंगे कि आने वाले वर्षों में वो खुशी खुशी हमारे उत्तरकाशी में आए। 3 मई से उत्तराखंड में चारधाम यात्रा शुरू हो रही है। यात्रा की तैयारी को लेकर हर विभाग एक्टिव है। सड़क, पानी, बिजली जैसी आम सुविधाएं बेहतर की जा रही है। क्योंकि यात्रा गढ़वाल मंडल में होनी है, इसलिए मंडल स्तर पर तैयारी की जा रही है। गढ़वाल मंडल आयुक्त सुशील कुमार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। चारधाम यात्रा उत्तराखंड में आयोजित होनी है। उसमें संभावना है कि काफ़ी भारी संख्या में श्रद्धालु हमारे जो चारधाम हैं उनमें आएंगे और इसीलिए सभी जनपदों को बेहतर तैयारी के लिए सबको निर्देशित किया गया है। और इसमें हम 3 बार इसमें बैठक कर चुके हैं, 2 बार मंडल स्तर पर और 1 बार शासन स्तर पर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा बैठक ली गई है। तो इसमें समीक्षा नियमित रूप से की जा रही है कि जो कार्य हमें करने हैं उसकी क्या क्या प्रगति है। जैसे मार्गों की स्थिति है वो एक महत्वपूर्ण विषय है और उसमें कई संस्थाएं PWD के अलावा NHI है, NHIDCL है, BRO कई क्षेत्रों में जो हमारे सीमावर्ती क्षेत्र है वहाँ पर कार्य कर रही है जनपदों में। केदारनाथ धाम की यात्रा 6 मई से शुरू होगी, मगर केदार घाटी में अभी से ही होटलों और लॉज की बुकिंग शुरू हो गई है। व्यापारियों का कहना है कि इस बार यात्रियों का काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, जिस वजह से अभी से बुकिंग मिलनी शुरू हो गई। कई होटलों में बुकिंग फुल हो चुकी है। यात्रियों ने अभी से ही होटल, लॉज मई और जून महीने तक के लिए बुक करा दिए। देखिए, जैसा कि आपको विदित है, इस वर्ष यात्रा अपने चरम पर जाने की संभावना है और गत 2 वर्षों में जो है कोविड के कारण जो है पर्यटक बाहर नहीं निकल पाए थे। तो इस बार जो रुझान है, जो उम्मीद की जा रही है, बहुत अच्छी यात्रा करने की उम्मीद है। और हमारे जो पर्यटक आवास गृह हैं, हमारे 3 रैन बसेरा हैं और बाकी जो पर्यटक आवास गृह हैं वो पूर्ण रूप से सुसज्जित कर दिए गए हैं। और आपको विदित भी होगा कि सारे जो है फुल हैं इस बार। पर्यटक आवास गृहों में एडवांस बुकिंग आ चुकी है और केदारनाथ यात्रा मार्ग पे भी जो है काफ़ी प्रशासन के द्वारा तैयारियां कर ली गई है। चारधाम यात्रा को लेकर टिहरी प्रशासन ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं, मगर NH 94 पर नागड़ी, खाड़ी, नरेंद्र नगर के पास अभी भी डेंजर जोन का ट्रीटमेंट नहीं हो पाया है। ऑल वेदर प्रोजेक्ट के तहत सड़क चौड़ीकरण के बाद कई जगहों पर नए डेंजर और स्लाइडिंग जोन बन गए हैं, जिससे लगातार मलबा और बोल्डर गिर रहे हैं। बारिश के उपरांत वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हुआ भी था, तो तुरंत से उसका निस्तारण भी किया गया था रास्ता, जिससे कि ट्रैफिक को स्मूथली मूव कराया जा सके। एंड ऊपर जो निजी खेत भी उसमें इन्वॉल्व हुए हैं, गांव वालों के साथ में उस पर संयुक्त निरीक्षण राजस्व द्वारा करवाया जा चुका है। एंड BRO को कॉन्स्टेंटली इंस्ट्रक्शंस पूर्व में भी दिए गए हैं, चारधाम की मीटिंग्स में भी, और वैसे DM साहब के स्तर से भी इंस्ट्रक्शंस हैं कि किसी भी तरह से यातायात प्रभावित नहीं होना चाहिए। दिल्ली दौरे पर पहुंची युवा, खेल और महिला विकास मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि उत्तराखंड में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खोलने के लिए सभी जिलों को खत लिखा गया है। उम्मीद है कि इस पर जल्द ही काम शुरू हो जाएगा। उत्तराखंड के अंदर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी को लेकर के बड़ा जिक्र हुआ था, तो क्या इस मामले में पहल होगी? हाँ बिल्कुल, उत्तराखंड में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी की एक घोषणा भी है और माननीय मुख्यमंत्री जी एक युवा मुख्यमंत्री के रूप में उत्तराखंड में पहचाने भी जाते हैं और युवाओं ने अब की बार बहुत सहयोग भी किया है। निश्चित रूप से हम खेल यूनिवर्सिटी को लेकर हम लोग प्रयासरत हैं। अभी भूमि चयन की प्रक्रिया गतिमान है और मैं उम्मीद करती हूँ कि इसमें सफलता मिलेगी और बहुत जल्द जो है उत्तराखंड अपना स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जो है वो ज़रूर देखेगा। भूमि चयन की प्रक्रिया बताया कि गतिमान है, तो कहाँ पे बनवाने की योजना है? देहरादून में, हरिद्वार में या फिर किसी अन्य जगह पे? देखिए, फ़िलहाल तो हम लोग भूमि चयन की प्रक्रिया में जहाँ से भी हमें जनपदों से प्राप्त होती है, अभी सभी जनपदों को चिट्ठियाँ गई हैं और शासन स्तर पर चिट्ठियाँ भेजी गई है हमारे ही निर्देशों पर, और उसके लिए लगभग 100 एकड़ की ज़मीन की रिक्वायरमेंट है। तो जहाँ से हमें उपलब्ध होगी उसकी सभी चीज़ों को परीक्षण करते हुए उसके बाद में हम अन्य कदम की ओर आगे बढ़ेंगे। लेकिन भूमि चयन चाहे आपके हमारे देहरादून जनपद में मिले, हमारे उधम सिंह नगर में मिले, हमारे हरिद्वार में मिले, हमारे नैनीताल में मिले अथवा पहाड़ के किसी भी जनपद में मिले, जहां मिलेगा वहां उसके लिए हम जो है प्रयास करेंगे। देहरादून के पलटन बाजार में एक साथ 3 दुकानों में चोरी की वारदात हुई। एक साथ 3 दुकानों में चोरी से व्यापारी गुस्से में। व्यापारियों का कहना है कि पहले भी चोर दुकानों में चोरी की वारदात को अंजाम दे चुके हैं, मगर पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती है। तो इस देखिए CCTV तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। पलटन बाजार महत्वपूर्ण मार्केट है और वहां पर एक साथ 3 दुकानों में चोरी हो गई।
उधर हरिद्वार के लक्सर में पुलिस ने ट्रैक्टर चोरी मामले में बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर चोरों को घेर लिया। इस दौरान एक चोर मौके से फरार हो गया, जबकि एक को पुलिस ने चोरी के ट्रैक्टर के साथ गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपी की निशानदेही पर 3 ट्रॉली और 1 ट्रैक्टर बरामद कर लिया गया। रुद्रपुर पुलिस ने दहेज उत्पीड़न के एक आरोपी को दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया है। रुद्रपुर की एक महिला ने अपने पति के खिलाफ 24 फरवरी को दहेज के लिए प्रताड़ित करने और मारपीट का केस दर्ज कराया था, जिसके बाद दोनों पक्षों को महिला हेल्पलाइन में बुलाया गया, मगर महिला का पति हाजिर नहीं हुआ। इस बीच पुलिस को सूचना मिली कि महिला का पति विदेश भागने की फिराक में है। सूचना पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। उधर बागेश्वर में नए शिक्षा सत्र शुरू तो करवा दिए गए, मगर छात्र छात्राओं को अभी तक किताबें नहीं मिल पाई हैं, जिस वजह से बच्चों की कक्षाएं सही से संचालित नहीं हो पा रही हैं। कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों के लिए 51 में से सिर्फ 41 किताबें पहुंची हैं, जबकि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की 75 में से सिर्फ किताबें बहुत कम पहुंच पाई हैं और पढ़ाई बाधित हो रही है। प्राइमरी से लेकर और अपर प्राइमरी में हमारी 52 किताबें हैं, उनमें से 41 किताबें हमारे पास पहुंच गई हैं। तो अभी हम उसका इंतजार कर रहे थे कि 52 किताबें पूरी आ जाएं, पर विसी में निदेशक महोदय द्वारा निर्देशित किया गया है कि जो किताबें आ गई हैं उनको पहुंचा दें। देहरादून में स्मार्ट सिटी के काम से लोग नाराज दिखाई दे रहे हैं। शहर में जगह जगह सड़कें खुदी हैं, जिससे लोगों को हर रोज परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देहरादून के पलटन बाजार में भी स्मार्ट सिटी के तहत काम हो रहे हैं, लेकिन काम पर सवाल उठ रहे हैं। व्यापारियों का कहना है कि स्मार्ट सिटी के तहत जो काम हुए हैं, पलटन बाजार स्मार्ट नहीं बदसूरत हो गया है। व्यापारियों का कहना है कि जब से पलटन बाजार में काम हुआ, तब से बाजार की हालत खराब हो गई। बहुत उम्मीदें थी कि ये इतना पैसा सरकार खर्च कर रही है और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट जो कि एक पीएम का प्रोजेक्ट है, उनका एक मतलब कहना चाहिए कि उनका ब्रेन चाइल्ड भी है और उनका एक पर्सनल उसमें इंटरेस्ट है, तो वो सेंटर से ही गवर्न होता है। बट जो उसके बाद ये तो प्लानिंग तो हो गई, उसके बाद जो एग्जीक्यूशन है वो तो बहुत पुअर है, वर्कमैनशिप बहुत ही घटिया है। तो जो डिज़ायर्ड रिजल्ट आना चाहिए इस पैसे के खर्च होने पे, वो तो बिल्कुल नहीं आ रहा है। स्मार्ट सिटी का विषय परसों मैंने बैठक ली थी। ये विषय मेरा शहरी विकास से संबंधित है और मैंने ये भी कहा था कि चूँकि उस दिन 3.5 घंटा बैठक चली थी और उसमें अलग से स्मार्ट सिटी वाले विषय पे भी मैं एक बैठक करूंगा और फिजिकली भी मुझे कहीं जाना पड़े तो मैं देखूंगा। और किसी किस्म की उस दिन भी मैंने यही बात की थी, लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बद्रीनाथ हाईवे पर सड़क की कटिंग का काम चल रहा है। इससे निकलने वाला मलबा अलकनंदा नदी में डाला जा रहा है। नदी के किनारे जगह जगह मलबे के ढेर लगे हुए हैं। नदी में मलबा फेंके जाने से नदी के घाट और पैदल रास्ते भी क्षतिग्रस्त हो गए। तो आप देखिए, मलबा नदी में डाला जा रहा है और ये आने वाले वक्त में भारी तबाही का सबब भी बन सकता है। तो बद्रीनाथ हाईवे की तस्वीरें हैं। सड़क पर कटिंग का काम चल रहा है, लेकिन मलबे का जो प्रबंधन है उसमें लापरवाही बरती जा रही है। पूरे एनएच ऋषिकेश से लेकर बद्रीनाथ तक ये बिना डंपिंग जोन के माल को नदी में डाल रहे हैं। यहाँ तक कि कई लोगों के अपने जो खेत और खलिहान भी थे वो भी बर्बाद हो चुके हैं। कई लोगों के हमने देखा, जैसे कि शिवपुरी आगे तुम्हारे शिवनंदी में, वहाँ पे लोगों के अपने पुराने पैतृक जमीन भी थी, लेकिन उन लोगों ने बिना पूछे वहाँ भी उनको नुकसान करने पर बहुत। पौड़ी पहुंची स्वास्थ्य महानिदेशक तृप्ति बहुगुणा ने जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल में भर्ती मरीजों का हाल जाना, मरीजों से अस्पताल की व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। दरअसल अस्पताल के पीपीपी मोड में जाने के बाद मरीज लगातार शिकायत कर रहे थे और उसी का जायजा लेने के लिए पहुंचे। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन के निर्माण में काम कर रहे मजदूरों ने उत्पीड़न का आरोप लगाया है। मजदूरों का कहना है कि उनसे मनमाने तरीके से काम करवाया जा रहा है। न किसी त्योहार पर छुट्टी मिलती है और न ही जरूरत के समय। साथ ही ओवर टाइम करवाया जाता है, लेकिन उसका पैसा भी नहीं मिलता। सबसे पहली मांग यही है कि उनकी बहाली की जाए। दूसरा, कानून में है कि 70% लोकल लगाए जाएंगे, जबकि यहाँ पे एक एक करके विदाउट रीजन निकाले जा रहे हैं। बाकायदा हमें पुलिस स्टेशन में भी गए थे, हमने इस बारे में खुल के वार्ता की। हमें आश्वासन दिया गया, घर की नौकरी वगैरह कहीं भी कुछ बोला गया कि हम कुछ करेंगे, और ऑफर दिए गए कि 2-5 हज़ार ज़्यादा लेके बाहर चले जाओ। जब हमारे घर के पास काम है, हमारा कोई गलती नहीं है,
कोई रीजन नहीं बताया जाता। इसके बावजूद भी प्रशासन कोई साथ देने को तैयार